नमस्कार साथियों। साथियों, हम देख रहे थे अपना ये 2019 का प्रश्न पत्र और हमारा ये 12वां वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। तो इसमें पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। संवेदी पेशी अवस्था से, या मूर्त संक्रिय अवस्था से, या औपचारिक संक्रिय अवस्था से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो जीन पियाजे का हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसके अनुसार जो हमारे पास हमारे प्राक संप्रत्यात्मक है ना, प्राक संप्रत्यात्मक। तो ये है क्या, प्राक संप्रत्यात्मक स्थिति ऐसी है जो जब जो बच्चा अवधारणा से बनने से, उसके मन में अवधारणा जो बनती है उससे पहले की समझ को कहते हैं हम प्राक संप्रत्यात्मक स्थिति अवस्था। ठीक है। और अंतर्दर्शी अवधि, तो अंतर्दर्शी अवधि कौन सी होती है कि केवल अपने अंतर्मन या अंदाजे से सोचने को कहते हैं अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना। दोनों जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। संक्रियात्मक, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। मतलब कि जो है ये जो है बच्चे के दिमाग की वो शुरुआती अवस्था होती है जहां वो चीजों की सही पहचान, जो सही कंसेप्ट होता है उसका, ठीक है, उसको सीख रहा होता है, बनाना सीख रहा होता है, लेकिन अभी पूरी तरह से सीख नहीं पाया होता है। अब क्योंकि जो है विकल्प में संवेदी पेशी अवस्था दी है और मूर्त संक्रिया अवस्था दी है, औपचारिक संक्रिया अवस्था दी है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम नहीं दिया गया है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हम कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका नाम इसमें है ही नहीं। तो इनमें जो है हमारा विकल्प डी जो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा साथियों। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना। जो हमारा मोटिवेशन होता है ना, तो अ, अभिप्रेरणा का जो है चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। विक्टर ह्यूम, मैस्लो, आर एस वुडवर्थ, या स्किनर ना। तो जो मनोविज्ञान में जो चालक है ना, ये चालक यानी कि ड्राइव जिसे कहते हैं, ड्राइव, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ ने, देखिए आर एस वुडवर्थ, ठीक है, इसने प्रयोग किया था 1918 में साथियों। ठीक। तो ये सिद्धांत बताता है कि जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई, है ना, तो ये सब चीजें ये शरीर में एक तनाव, स्ट्रेस जो होता है, तनाव या चालक पैदा करती हैं। ठीक है। जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक। भूख लगती है तो आदमी खाना बनाना शुरू करता है या इधर उधर भूख के लिए भागना शुरू करता है। प्यास लगती है तो बैठा तो रहेगा नहीं, प्यास लगेगी तो कुएं के पास जाएगा ना, तो या फिर नदी के पास, जहां भी पानी का स्रोत है वहां जाएगा। तो उससे उसे क्या मिलेगी, अभी प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है दिया था सिद्धांत आर एस वुडवर्थ ने। ठीक है। अब जो विक्टर ह्यूम है, विक्टर ह्यूम ने क्या दिया था, इनने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी इनने, कौन सी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है। उसके बाद जो अगर मैस्लो की बात करें हम, तो इन्होंने क्या दिया था, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। और वुडवर्थ की हम बात कर चुके हैं। और स्किनर का आपको पहली वीडियोज में बहुत बार बता दिया गया है कि इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था ना। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13वां प्रश्न इसका, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। बुद्धि लब्धि का, तो जो आईक्यू है हमारा, ये आईक्यू, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि लब्धि, तो इस शब्द की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था, इसका प्रत्यय। सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न
इन्होंने 1912 में जो है ये आईक्यू बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था MA/RA। क्या बताया था, या CA कह सकते हैं, क्रॉनिकल एज, और या RA भी लिखोगे तो रियल एज आ जाएगा। तो मेंटल एज अपॉन रियल एज कहा था। बाद में जो है जो लुइस टर्मन थे, आपके इसमें तो नहीं है, लुइस टर्मन, ठीक है, तो इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इस सूत्र के आगे MA/RA के साथ इंटू 100 कर दिया। ठीक है, ताकि जो है हम डेसिमल जो हमारा पॉइंट में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था आंसर, बुद्धिलब्धि का लेवल, वो हट जाए डेसिमल। ठीक है, तो ये किया था उन्होंने। तो उसके बाद ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर के विलियमस्टन। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों, ये किया था आपका गार्डनर ने, ना, हार्वर्ड गार्डनर था नाम। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया था इसका प्रतिपादन, बहुबुद्धि सिद्धांत का। किसका, बहुबुद्धि सिद्धांत का। तो इसमें उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि बुद्धिमत्ता जो है एक एकल एकल जो है सामान्य क्षमता नहीं है। ठीक है, ये एकल क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें विशिष्ट तौर तरीके, जैसे कि भाषाई हो गए, तार्किक हो गए, गणितीय हो गए, संगीत, शारीरिक गति, ये सब प्रकार की बुद्धि शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें है। तो ये जो है बहुत चीजों से मिलके बना है। तो इन्हें कहा था बहुबुद्धि सिद्धांत लागू किया था, प्रतिपादन किया था उसका, किसने, गार्डनर ने। ठीक है, हैवर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। ठीक, तो अगर हम बात करें उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती, तो धनात्मक और ऋणात्मक देखें। ठीक है, तो ये अधिगम के हस्तांतरण के प्रकार हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, मतलब सकारात्मक हस्तांतरण जो है वो नए अधिगम में सहायक होता है, जबकि ये सकारात्मक हो गया, और जो ऋणात्मक है नकारात्मक हो गया। तो नकारात्मक हस्तांतरण इसमें जो है बाधा उत्पन्न करता है सकारात्मक में, तो मतलब एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर क्षैतिज और लंबी की बात करें, यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में, तो ये भी स्थानांतरण के जो है प्रकार हैं। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण जो है सीखने को समान स्तर पर लागू करता है, जबकि जो लंबी स्थानांतरण इसे सीखने में उच्च स्तर पर लागू करता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम एक पक्षी और द्विपक्षी। तो ये भी जो है क्या नाम कहते हैं, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार में है, एक पक्षी और जो है द्विपक्षी। तो होता क्या, द्विपक्षी स्थानांतरण जो है इसमें एक अंग से दूसरे अंग में सीखने का स्थानांतरण शामिल होता है। जैसे हम क ख हमने सीख लिया, और अचानक दाहिना हाथ दर्द करने लग गया, तो आप बाएं हाथ से भी टेढ़ा मेढ़ा भले ही लिखोगे, लेकिन लिख लोगे, क ख पहचानता है। मतलब लर्न जो अधिगम है उसका ट्रांसफर हुआ है वो, है ना, किया जाता है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं एक पुच्छी और द्विपुच्छी की, तो ये जो एक पुच्छी और द्विपुच्छी शब्द है साथियों, ये सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण में प्रयुक्त होते हैं, न कि जो है अधिगम के स्थानांतरण में। ठीक है, तो आंसर डी जो है ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इन प्रकारों को सूचित नहीं करती है, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार को सूचित नहीं करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष, MA कितनी है, MA/RA इंटू 100 हमारा ये फॉर्मूला है। तो अब पूछा जा रहा है कि मानसिक आयु है 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष MA है, और कालानुक्रमिक यानी कि CA, ठीक है, क्रॉनिकल एज है 4 वर्ष। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, इंटू 100 कर दो। ठीक है, आ गया 500 अपॉन 5 गुणा 100 बराबर 500। ठीक, तो बराबर 500/4।
4 से डिवाइड कर दो इन्हें, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 बचा 10, 4 दूनी 8 बचा 0, 20, 4 पंजे 20, 125 छको 500, 125 छको 500, 125 है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये 125 उसकी बुद्धि लब्धि आई है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। अब कौन सा नियम नहीं दिया साथियों, देखो तत्परता का नियम उसने दिया, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस। उसने क्या कहा था कि सीखना तभी होता है जब सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, तो ये तत्परता का नियम दिया उसने। प्रभाव का नियम भी दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट। उसका क्या था कि वह सुखद या संतोषजनक अनुभूति होने पर सीखना मजबूत होता है और दुखद होने पर कमजोर पड़ जाता है, तो ये प्रभाव का नियम था उसका। उसके बाद अवलोकन नहीं दिया, अभ्यास का नियम दिया उसने, ठीक है। अभ्यास के नियम में क्या कहा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, कि अभ्यास के माध्यम से जो है उद्दीपना और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। जो अवलोकन का नियम है ये उसने नहीं दिया थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अवलोकन का नियम क्या है, ये अल्बर्ट बांडुरा है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। ये किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा, इन्होंने दिया था ये, ठीक। ये था सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। अवलोकन क्या था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है। शामपट पर लिखना, हम सभी ने लेसन प्लान बनाए हैं बीएड में, आपने भी तो देखा होगा आपने, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित है। शामपट पर लिखना शिक्षण कौशल का एक पार्ट है। प्रश्नों को हल करवाना ये भी पार्ट ऑफ क्या आपका टीचिंग स्किल, ठीक। अब प्रश्न पूछना ये भी एक पार्ट है शिक्षण कौशल का। उसके बाद डी है इनमें से सभी, तो ये भी हमारा इनमें सभी जो है सही उत्तर, क्योंकि सब के सब है ये सब के सब है, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है, ठीक है। तो सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार क्या है साथियों, वो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। क्या है, पुनर्बलन। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव जो है अपने व्यवहार को उसके मिलने वाले परिणाम के आधार पर सीखता है ना। जैसा कि जो स्किनर ने क्या किया था, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था सीखने के प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार कौन सा, पुनर्बलन वाला, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था ना। तो उन्होंने क्या किया था, चूहों और कबूतरों को और जो है चूहों पर, कबूतरों पर, खरगोशों पर, इन सब पर जो है अपना वो किया था, ये प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, प्रयोग किए थे। तो उनने जब चूहों को पिंजड़े में डाला, चूहे को पिंजड़े में डाला, यहाँ पर एक लीवर लगा दिया और गलती से चूहे से लीवर दब जाता है, तो दब जाता है तो वो बाहर निकलता है और खाना खा करके सीधे वापस अंदर घुसता है। अब उसे ये उसने फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर ये लीवर दबा, बटन होगा एक प्रकार का हल्का सा, वही लीवर है। तो ये स्किनर के का थ्योरी बता रहे। तो यहाँ पर जो है उसने फिर से खा लिया। अब ये क्या हो रहा है, सक्रिय अनुबंधन हो रहा है उसका, है ना, सक्रिय अनुबंधन। अब उसे पता लग गया कि जैसे ही हम लीवर को दबाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है नीचे, यहाँ पर हमें खाना मिल जाता है, या खाना पड़ा हो उस खाने को हम लेने के लिए इस बटन को दबाना आवश्यक है। तो लीवर, वो लीवर दबाना सीख जाता है चूहा। बस यही है ये पुनर्बलन का सिद्धांत, है ना। तो हमारा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार कौन सा है, पुनर्बलन। राइट आंसर इज आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का मान क्या है। ये पहले भी बता दिया था कि माइक्रो टीचिंग का टोटल जो है टाइम कितना होता है, 36 मिनट था साथियों, है ना। पहला उसमें तो क्या बताया था मैंने कि पहला 6 मिनट जो होते हैं वो किसके होते हैं, टीचिंग के। उसके बाद फीडबैक मिलता है 6 मिनट का। फीडबैक के बाद पुनः जो है योजना बनाई जाती है, तो उसमें 12 मिनट होते हैं। पुनः शिक्षण होता है, उसके बाद फिर से 6 मिनट। फिर उसके बाद पूरा वो फीडबैक या पश्च पोषण होता है, वो 6 मिनट। काउंट कर लेते हैं, 6 6 12, 12 12 24, 24 6 36, तो 36 मिनट जो है यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भाषा से है। हिंदी भाषा में गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है। तो जो गाथा सप्तशती है साथी, इसको हम गाहा सतासई भी कहते हैं, गाहा
सत्ता सही, सत्ता सही, ये महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है। तो गाथा सत्ता सही क्या है? एक प्रसिद्ध क्या है, प्राचीन काव्य संग्रह है साथियों, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्री प्राकृतिक भाषा में लिखा है। प्राकृतिक भाषा के भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। लोक प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध माने साथियों कि जो है जिसे हम बोलते हैं और लोग समझ जाते हैं, मतलब जिसका सामान्यीकरण हो रखा है। ठीक है, जनरलाइजेशन हुआ है, जिस अर्थ का, उसे हम लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाते हैं। तो अब किसी शब्द को सुनते ही जो उसका सबसे मतलब पहला हमारे उसमें रिस्पॉन्स जाता है, पहला ही रिएक्शन जाता है या एक्शन जाता है, या जो हमारे मन में कल्पना बनती है, वो वो जो है लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं साथी। क्या कहते हैं? वाच्यार्थ। अब मान लो हमने कहा अ, कि जो है घोड़ा घास चर रहा। क्या कहा? घोड़ा घास चर रहा। तो घोड़ा घास चर रहा है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा होगा कि घोड़ा है एक, वो जो है वो क्या है, घास चरने में लगा है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई और अर्थ नहीं निकल रहा उसका। ठीक। अब अगर हम बात कर देते हैं लक्ष्यार्थ की। ठीक है, तो लक्ष्यार्थ क्या होता है? जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, है ना, तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। माना हमने बोला कि सोहन तो बिल्कुल गाय है, सोहन तो गाय है। अब सोहन गाय कहाँ से हो जाएगा? सोहन तो इंसान ही है ना, गाय नहीं है। गाय मतलब कि वो इतना भोला है, इतना भोला है कि गाय के समान भोला भाला है, तो उसको भोला भाला का, ये इसका लक्ष्यार्थ अर्थ हो गया साथियों। ठीक है, वाच्यार्थ तो सिंपल हो गया। तो वाच्यार्थ में हमने जो सुना उसी का अर्थ वही निकाल दिया। सुना तो हमने भी इसमें कि सोहन गाय है, या रोहन गाय है, या मोहित गाय है। ठीक है, तो गाय वो नहीं है, उसका अर्थ आपने निकाला अलग, यानी कि वो इतना भोला है कि जो है कविता तो बिल्कुल गाय है। अरे गाय का मतलब कविता लड़की है, वो गाय जैसी सीधी सादी है। ठीक है, ये लक्ष्यार्थ आ गया। अब अगर हम बात करें व्यंग्यार्थ की साथियों, है ना, किसकी? व्यंग्यार्थ की। तो व्यंग्यार्थ क्या होता है? जब जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अलग कोई छिपा हुआ तीसरा विशिष्ट अर्थ निकलता है। ठीक है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से हट करके कोई छिपा हुआ या तीसरा विशिष्ट अर्थ निकलता है, तो उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं ना। जैसे कि हमने कहा व्यंग्यार्थ में कि सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। अब सूरज डूब गया का अर्थ क्या हुआ? अगर महिलाओं, घरेलू महिलाओं के हिसाब से देखें, तो सूरज डूब गया कहा तो यानी कि काम वाम करने का, खाना वाना, रात्रि भोजन बनाने का टाइम हो गया। ठीक है, अगर किसान की ओर से देखें, सूरज डूब गया तो यानी कि गाय भैंस बैलों को लेकर के घर वापस आने का, खेत से टाइम हो गया, है ना। और किसी पुजारी उजारी की तरफ से देखे तो, और मंदिर के पुजारी से, तो उसका अर्थ हुआ कि सूरज डूब गया, अर्थ है कि ये शाम की प्रार्थना का और आरती का समय हो गया। इसके अलावा कभी कभी कहते हैं हम उसका सूरज डूब गया, यानी कि जो उसका कर्ता धर्ता था ना, वो आदमी का मतलब निधन हो गया। ठीक है, इस टाइप से तो कई अर्थ निकल जा रहे थे, ये व्यंग्यार्थ हैं। ठीक है, तो अब शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाया हमने? शब्द का लोक प्रसिद्ध माने जो जन जन तक पहुंचा हुआ शब्द है, इसका कोई अर्थ दूसरा लगा ही नहीं सकते। अब एक सीधा साधा आदमी है, वो कोई मान लीजिए एक अंग्रेज है, तो उसे हिंदी आती नहीं है, बस हिंदी सीख ली है उसने जो हमारी तरह। ठीक है, तो वो वाच्यार्थ को ही समझ पाएगा। अगर उसे कहा जाए कि मोहन गाय है, तो मोहन गाय है, उसके दिमाग में ये लक्ष्यार्थ भी नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गाय सीधी सादी से मतलब है उसका, तो कुछ और ही लगाएगा हिसाब। ठीक है, तो ये वाच्यार्थ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रीति रात्मा
काव्यस्य उक्ति किस आचार्य की है? ठीक है, रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति किस आचार्य की है? तो रीतिरात्मा काव्य से माने रीति ही जो है काव्य की आत्मा है। ठीक है, रीति ही काव्य की आत्मा है। तो ये वामन ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य वामन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईप्सित शब्द का विलोम बताइए। तो ईप्सित का अर्थ होता है जो वांछित होता है ना, चाहा हुआ या पसंद किया हुआ। तो ईप्सित का सामने अनिप्सित, ये गलत हो गया, अभिप्सित भी गलत हो गया, अनिप्सित होगा साथियों। क्योंकि अनिप्सित का अर्थ क्या होता है? अवांछित या नहीं चाहा, जिसे न चाहा जाए ना, वो होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो इसमें रस के प्रकार बताए साथियों ना, रस बताया था मैंने एक बार आपको। भाव विभाव अनुभाव व संसारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर रस की उत्पत्ति होती है। तो वही है। अब यहाँ पर क्या कहा? जिससे भाव उत्पन्न होता है, विभाव है, आलम्बन है, उद्दीपन है या आश्रय है। ठीक है, तो जो स्थायी भाव होते हैं साथियों ना, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इनको विभाव कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं विभाव के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव है। इसके ये फिर से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आलंबन और उद्दीपन में। ठीक है, अब आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण जो है हृदय में कोई स्थायी भाव जागृत होता है ना, स्थायी भाव, तो उसे क्या कह देते हैं? आलंबन कह देते हैं। ठीक है, अब अब ये समझ लो कि जैसे ये एक हीरो है, क्या है? हीरो या नायक कह सकते हैं हम। और हीरोइन को देखकर, यानी कि नायिका को देखकर, ठीक है, नायिका को देखकर ये हीरो इसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, हीरो जो है नायिका को देखकर इसकी ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर जिसके कारण आकर्षित हो रहा है वो कौन है? हीरोइन। तो हीरोइन यहाँ पर आलंबन हो गई। हीरोइन यहाँ पर क्या हो गई? आलंबन हो गई साथियों। ठीक है, और उसके बाद है उद्दीपन। तो उद्दीपन का अर्थ क्या हुआ? मन में जगे हुए भावों को और अधिक तीव्र, तेज या भड़काने वाली बाहरी वातावरण, परिस्थितियां या चेष्टाएं जो होती है उन्हें उद्दीपन कह देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे अब ये हीरो, हमने बात की, हीरो आया, हीरोइन को देख करके आकर्षित हुआ इसकी ओर। ठीक है, आकर्षित हुआ। अब आकर्षित हुआ, इस आकर्षण में उसने अपने को कंट्रोल तो किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जाने के लिए जो है एक वातावरण तैयार हुआ जब ना, कि जो है शांत वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाहट है। ठीक है, और सुंदर हवा पवन ये चल रही है, इस टाइप का वातावरण, एक मतलब अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया जो, तो वो चीज है। तो उसको हम कह देते हैं उद्दीपन साथियों। ठीक है, तो ये भी हो गया उद्दीपन। अब बात करते हैं हम वापस आलम्बन की। आलम्बन की, ठीक है, हमने कहा था, देखो विभाव, विभाव के दो पार्ट कहे, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन बता दिया था जिसके कारण जो है आकर्षण हो रहा है। उद्दीपन बताया उस चेष्टा को बढ़ाने वाली जो जरूरी जिम्मेदार चीजें हैं। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं बात कि इस आलम्बन जो है, इस आलम्बन का भी दो भेद होते हैं। आलम्बन के भी क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय, दो दो भाग होते हैं। ठीक है, अब आश्रय जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है साथी। ठीक, अब आश्रय कहते किसे हैं? आश्रय किसे कहते हैं? मतलब जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई ना, नफरत हो गई। ठीक है, तो ये सब जो है उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? आश्रय। ये स्थायी नहीं होते ये। ठीक है, और जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? विषय कह देते हैं। ठीक, मतलब वही चीज आ गई जो यहाँ पर आपके आलम्बन और दीपन में हो रही थी, वहां यहाँ पर छोटे स्तर पर आश्रय और आपका विषय में आ गई। ठीक है, जिसके जिसके कारण वो विषय और जिस पर हुआ वो आश्रय। ठीक,
तो अब क्या कहे, वो व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, तो अभी बताया हमने, वो हो गया आश्रय। कौन हो गया? आश्रय। तो आंसर डी इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा काव्य शास्त्र है साथियों ना, काव्य शास्त्र, रस शास्त्र भी कहते हैं इसे, काव्य शास्त्र, इसके अ, अंतर्गत, इसके एक अनुसार जो है 33 जो है आपके संचारी भाव हैं संख्या। संचारी भाव कितने हैं? रस तो 10 प्लस एक और जुड़ गया था, 11 हो गए थे। लेकिन जो है संचारी भाव कितने हैं? 33। ठीक है, 33 वो है आपके संचारी भाव। तो मतलब कि जो है स्थाई भाव, स्थाई भाव तो वो हुए जो मैंने बताया था क्या, ऐसे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक है, कब कब उत्पन्न हो जाए, मतलब उनकी प्रेजेंस है ना, हर टाइम प्रेजेंस है उनकी, मतलब उनकी उपस्थिति है। लेकिन जो है, जो संचारी भाव होते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। अभी आपको गुस्सा आया, थोड़ी देर में शांत। अभी प्रेम किसी पर आया, थोड़ी देर बाद शांत। किसी पर, किसी से घृणा हुई, थोड़ी देर में उससे प्रेम हो गया। तो ये सब, ये जो है संचारी भाव है, मतलब टेम्परेरी है बहुत। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? तो साफ साफ इसमें यहाँ पर कौन सी संधि है साथियों? इसमें है यण संधि। कौन सी? यण संधि। अब यण संधि कैसे है? यण संधि का जब नियम होगा कुछ, तभी तो उस के अनुसार है। तो जो यण संधि है उसके नियम के अनुसार साथियों, जब स्वर ई या फिर जो है बड़ी ई या बड़ी ई, ये शब्द होते हैं, और इन्हीं के साथ कोई भिन्न जो है असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर कोई, मतलब ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, इस टाइप से, ठीक है, वो आता है। तो ये जो है अर्ध स्वर य में, अर्ध स्वर य के नीचे हलंत है, इसमें बदल जाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो आप, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? दधी, दधी धन उदन, दधी धन उदन। अब देखो, द धी, धी में छोटी ई की मात्रा लगी, ई लग गया, प्लस इसमें क्या है? ओ, अलग इससे भिन्न स्वर लग गया। तो ई और वो हट करके यहाँ पर क्या बन जाएगा? आधा ध, और ये यो, दध्योदन में बदल गया है, दध्योदन। ठीक है। तो यण संधि यहाँ पर आई। ठीक है, पहला वाला व्यंजन से जो है आधा हो गया, और यो रह जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक। नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी माने आप जानते कहते कि हम्म, लंगोटी माने कि जो है धोती एक टाइप की। तो आपने सुना हो कई बार कि लंगोटी खरीदने को तो पैसे नहीं है, बात कहाँ कहाँ के करते हैं। तो लंगोटी कहने का मतलब यह है कि जो है गरीबी स्थिति क्या है? गरीबी। लंगोटी पहनने वाले का अर्थ हुआ कि गरीब व्यक्ति। ठीक है। मैं फाग खेलना माने, फाग माने होली खेलना, ठीक है, होली खेलना। अब लंगोटी में फाग खेलना, यानी कि फाग खेलना, फाग वो खेलेगा जिसके पास रंग होगा, जिसके पास खुशियां होंगी, जिसके पास धूमधाम होगी। ठीक है। तो वो खेल सकता है। अब ये लंगोटी वाला यार, लंगोटिया यार जो है, लंगोटी गरीब आदमी, ये फाग खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या हो गया? दरिद्रता है, उसमें आनंद लूट रहा है, तो दरिद्र में आनंद लूटना इसका हो गया सही उत्तर। आंसर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। बाकी मौज मस्ती करना ये तो ठीक है, लेकिन जो है किसको कुछ ये नहीं बताया, इस लंगोटी का अर्थ नहीं बताया इसमें। आनंदमय जीवन जीना ये भी इससे नहीं, दयनीय होना ये केवल यहाँ तक है, लेकिन भाग खेलना उल्टा हो गया। ठीक है, इसका सही उत्तर निकल रहा है दरिद्रता में आनंद लूटना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य है गुणवाचक नहीं, सार्वनामिक नहीं, निश्चित परिणामवाचक ये भी नहीं है, बहुत का अर्थ कोई पता ही नहीं है कितने थे, अनिश्चित परिणामवाचक है। क्या कितना अनिश्चित परिणामवाचक, कितने थे कोई पता नहीं है, तो जो है अनिश्चित, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 50वां। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है?
तो साथी किसकी है? यह है महान कवि सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है। कौसानी जिनकी जन्मस्थली थी, ठीक है, उत्तराखंड से संबंध रखते थे। तो उनकी पंक्तियां हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है। विहग माने पक्षी होता है, सुमन माने फूल होता है। तो पक्षी भी सुंदर है और पुष्प भी सुंदर है, फूल भी, लेकिन उन सब में मानो तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है। तो ये कहा है उनने। तो जो है ये सुमित्रानंद पंत ने कहा साथी। ठीक है। राइट आंसर इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में। आ गया अब इंग्लिश में। डैश इज अ वर्ड फॉर द स्वीट कोर्स ऑफ अ मेल। ठीक है। तो इसमें से ये डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज अ वर्ड, इनमें से एक ये शब्द है फॉर द स्वीट कोर्स ऑफ अ मील, खाना खाने के बाद जिस स्वीट को हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अगर हम बात करें ये DESERT, डेजर्ट विद सिंगल एस, विद सिंगल एस ना, तो इट्स रेफर्स टू अ ड्राई, ड्राई barren एरिया, barren एरिया ना, एंड a land covered with sand, covered with sand, इस ऐसी जगह जिसे हम जो है रेगिस्तान कह देते हैं सिंपली। ठीक है, रेगिस्तान। तो अगर एक सिंगल एस था तो यहाँ पर हम रेगिस्तान लगाएंगे उसका अर्थ। लेकिन अब ये DES, ये तो ग्रामेटिकली गलत है, कोई वर्ड ही नहीं है। DESSERT, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है, यानी कि डबल एस। ठीक है, विद डबल एस। इट्स रेफर टू द स्वीट ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, एंड ऑफ अ मील। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेजर्ट, डबल एस वाला, DESSERT। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, ये भी कोई मीनिंगलेस वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, सही हमें सरनाम यहाँ पर रखना है। जिम बॉट डैश अ बुक, जिम ने खरीदा, अपने लिए किताब खरीदी ना, अपने लिए, तो हिमसेल्फ यहाँ पर क्या जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है। राइट आंसर इज ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में से जो है हमें सही जो है ऑक्सिलरी यानी सहायक वर्ब, सहायक क्रिया जो है चुननी है। तो आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, ठीक है, तब मैं नदी तैर कर पार कर सकता था यानी कि कुड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आंसर ए आएगा यहाँ पर, कुड, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मैं भी नदी तैर कर पार कर सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अंडरलाइन दिया गया है फॉलोइंग, इसमें ये बताया नहीं गया, अंडरलाइन की बात नहीं की गई कि किसका जो है अपोजिट बताना है। खैर, फ्रीडम का ही अपोजिट निकलेगा, स्ट्रगल का भी निकल सकता है अपोजिट, लेकिन चलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया फ्रीडम को। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, है ना। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम का नेतृत्व किया, लेड बाय महात्मा गांधी, ये किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ पर फ्रीडम आ रहा है, फ्रीडम माने आज़ादी। ठीक है। और इस आज़ादी का अर्थ क्या होता है? आज़ादी का अपोजिट एंटोनिम्स हो जाएगा गुलामी। गुलामी हम किसे कहते हैं? लिबर्टी को नहीं कहते, लिबरेशन नहीं हुआ, मेजरी नहीं हुआ, स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी जो है इसका राइट आंसर हो गया, इसका अर्थ हो गया गुलामी। ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फ्रीडम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनमें से जो है सबसे सुटेबल अर्थ को वर्ड को हमने रखना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज, तो वो व्यक्ति जो ईश्वर के जो है अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब उसके अस्तित्व पर वो विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है?
ठीक है। बिगट कहा जाता है, ऑडिटर कहा जाता है, इगोइस्ट कहा जाता है, एथिस्ट कहा जाता है। तो जो बिगट होता है, बिगट तो कट्टर व्यक्ति होता है। कट्टर का अर्थ कट्टर, ऐसे तो हिंदी में हम नास्तिक कहेंगे, क्या कहेंगे, नास्तिक ना, जो विश्वास नहीं करता है ईश्वर पर, और करने वाले को आस्तिक कहते हैं। तो बिगट का अर्थ तो कट्टर है, कट्टर को हम नास्तिक नहीं कह सकते। ठीक है। ऑडिटर, ऑडिटर जो ये पुस्तकें पुस्तकें लिखते हैं, ये सब क्या कहते हैं, हिसाब किताब देखने वाले, वो ऑडिटर कहलाते हैं। इगोइस्ट जो होते हैं, वो अहंकारी आदमी को कहते हैं। अहंकारी जो आदमी होता है उसको इगोइस्ट कहते हैं, या स्वार्थी आदमी को। अब एथिस्ट जो होता है, इसको हम नास्तिक कहते हैं साथियों। नास्तिक किसे कहते हैं, एथिस्ट को। तो हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज, ठीक है, वो व्यक्ति जो मानव जाति को हेट करता है, नफरत करता है, घृणा करता है उससे, उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, इसके लिए एक शब्द लिखना है। तो इसको मिज़ेंथ्रोप कहते हैं। मिज़ेंथ्रोप, मनुष्यों से घृणा करने वाला आदमी, इसको क्या कहते हैं, मिज़ेंथ्रोप। और बाकी अगर मर्सनरी देखें तो मर्सनरी जो है किराए के सैनिकों को कहते हैं, जो पैसे के बदले काम करते हैं। ऐसे सैनिक भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी मर्सनरी कहलाते हैं। और ऑनरेरी, ऑनरेरी यानी कि जो मानदेय पर काम करते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं अवैतनिक जिन्हें कहते हैं। ठीक है। अब मिसोजिनिस्ट कहते हैं किसको, वो व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करते हैं। ठीक है। महिलाओं से नफरत करने वाले मिसोजिनिस्ट कहलाते हैं। तो हमारा क्या था, पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मनुष्यों से घृणा करने वाला, मिज़ेंथ्रोप कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ लैंग्वेज स्किल, ठीक है, इनमें से किसे हम जो है भाषा कौशल नहीं कह सकते, नहीं रख सकते भाषा कौशल में। ठीक। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है रीडिंग। तो LSRW आपने हमने पढ़ाई है साथियों ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहला है लिसनिंग। लिसनिंग, तो लिसनिंग है इसमें, लिसनिंग नहीं है। ठीक है। फिर है स्पीकिंग, स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, और लास्ट राइटिंग। ठीक है। ये चार स्किल हैं बेसिक जो है, लैंग्वेज स्किल, जिससे जिसे बच्चा लर्न करता है। तो रीडिंग है इसमें, राइटिंग है, स्पीकिंग भी है। थिंकिंग नहीं, ये थिंकिंग अलग चीज हो गई साथियों। ठीक है। थिंकिंग इनका पार्ट तो है, पार्ट इस तरीके से है कि जब तक थिंकिंग नहीं होगी तब तक ये सब नहीं होंगे। बट थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, इनके साथ प्रैक्टिस, ये इनके साथ प्रैक्टिस होती है, थिंकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो थिंकिंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज अ स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो भाषा सिखाते समय जो है एक छात्र को ना निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाना चाहिए। तो भाषा सिखाते समय वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज अ स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मॉडल, मॉडल के रूप में माना जाना चाहिए ना। तो बिल्कुल आदर्श के रूप में कैसे मान सकते हैं आप पहले ही बच्चे को, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में तो एक आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, गलत हुआ। गिनी पिग, ठीक है। तो गिनी पिग वही एक मुहावरा भी है। एक गिनी पिग एक छोटा खरगोश नामक जानवर होता है कहीं अमेरिका इधर साइड, तो उसको सिखाया जाता है। वो जो है उसको कहते हैं गिनी पिग। ठीक है। सुंदर सा होता है। तो वो भी नहीं हुआ। अब कौन रह गया, अ डिफरेंट इंडिविजुअल, अ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो हम व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते थे ना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात, तो वही चीज आ रही है यहाँ पर कि विशिष्ट व्यक्ति के रूप में, बिल्कुल हमसे एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वहाँ पर देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रत्येक छात्र क्या है, अपनी गति से सीखता है, विभिन्न शैलियों और पृष्ठभूमि के अनुभवों का उपयोग करके वो भाषाएं सीखता है। और आपका जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, उसमें एक ही पद्धति को सब पर लागू करने के बजाय ये कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय इकाई के रूप में माना जाए। अद्वितीय माने दूसरा उसके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है। अद्वितीय इकाई के रूप में माना जाए। तो जो है इस पर बल दिया गया है ना, इस पर
मॉडर्न एजुकेशन हमारी इस पर बल देती है कि जो है एक एक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है करके। तो अ डिफरेंट इंडिविजुअल इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अब फोनिम इज अ, ठीक है। अब फोनम क्या है? फोनम क्या है? टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही करने की, बढ़ाने की, या इम्प्रूवमेंट करने की एक तकनीकी? नहीं। सिंगल साउंड यूनिट, बिल्कुल सही है। अब फोनिम इज अ सिंगल साउंड यूनिट, ठीक है। केवल एकल ध्वनि इकाई है ये, ठीक। और उसके बाद साउंड पैटर्न ये अलग चीज होगी, और लेक्सिकल आइटम ये भी अलग चीज होगी, ठीक है। तो अब किसी भाषा में ध्वनि को की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिंगल साउंड यूनिट, ठीक। उसी को हम फोनिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when languages are learnt without any practice it is called। जब भाषाओं को जब बिना किसी प्रैक्टिस के बच्चा सीखता ही है, हम भी सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं, कोई प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? पहली भाषा। और पहली भाषा क्या होती है हमारी? मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा, ठीक है। तो इसे हम ये कहते हैं। और बाकी स्कीमिंग, स्कीमिंग इज ऑल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, मतलब विशेष प्रकार की पठन तकनीकी है ना। रीडिंग टेक रीडिंग टेक्नोलॉजी है वो, ठीक। तो उसमें भी पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन इसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज इसके लिए नहीं है ये। और एरुडिशन ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। एरुडिशन जो है विद्वता का अर्थ होता है, मतलब गहन अध्ययन करना, और वो तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गणित में चलते हैं साथियों। तो गणित में पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि 3x² - 6x ए 3x² - 6x + a तो व्यंजक x - 2 से विभाजित हो जाता है, तो a का मान होगा, ठीक है। ए का मान क्या होगा ये पूछा जरा। अब देखिए, 3x² - 6x + a में व्यंजक x - 2 से विभाजित करना है, तो विभाजित करने से पहले क्या करेंगे हम? x - 2 को जीरो के वो करेंगे, बराबर जीरो मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमने कहा x - 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना रह जाएगा? -2 आर एच एस की साइड जाएगा, आर एच एस में तो माइनस का साइन चेंज इनटू प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। एक मिनट जैसा हम इसे ऐसे करते हैं साथियों। हमने किया x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें 3x² - 6x इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × x की वैल्यू पुट करनी है। 3x की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -6 × 2 + a, ठीक है। तो 3 × 2 × 4, फिर -6 × 2 = 12 + a, ठीक है। 3 × 6 = 12 -12 + a, 12 - 12 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ गया हमारा? ए इज इक्वल टू 0। अब कहा क्या जा रहा है इसमें? हमसे पूछा जा रहा है ए का मान पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल हमारा ए का मान कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 0। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। 3 अंकों की पूछा, 3 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या अगर 3 अंकों की देखें हम, तो साथियों 100 है। और सबसे बड़ी संख्या देखें तो 999 है, ठीक है। अब इसमें इससे आगे, इससे हम यहाँ से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाती है कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमने देखा 6 से विभाजित होने वाली से ऊपर कौन सी संख्या है? 102। 102 6 से डिवाइड हो जाती है कितने से बार? 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 × 7 = 42, 17 बार हो रही है। तो और अगर 100 से नीचे वाली संख्याओं को हटाएंगे हम, तो कितनी बार? 100 से नीचे यानी कि 99 तक की संख्याओं को हटाएंगे, 6 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6 16 का 96, 16 का 96। तो 100 से अगर हम कर रहे हैं, 100 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 से 16 करीब आ रहा है ना। तो ये 16 हो गई हमारी संख्या यहाँ नीचे, और ऊपर जा रहे हैं हम 999 में।
999 में इसे 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 बचा 3, 6 × 36 बचा 3, फिर 6 × 36 103, तो 100 कितना हो रहा है 66। अब ये आगे सबसे पहले 166 आ रहा है बड़ी संख्याओं से, इसमें माइनस करेंगे हम नीचे की संख्याएं 16, 16 आया था ना, 16 × 96 वाला। तो अगर इन्हें माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 166 में 16 घटा तो 150। तो कितनी संख्याएं हैं, तीन अंकों के कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 150। 150 यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 20 छात्र क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, 17 गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं 17, 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं, 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक, तो क्या कर रहा हूँ, 20 छात्र जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 20 छात्र, 20 मैथ्स पढ़ रहे हैं 17, ठीक है, और भौतिक विज्ञान और मैथ दोनों पढ़ रहे हैं कितने, 12, तो ये तो हैं 37, 37 में से दोनों पढ़ रहे हैं 12, तो कम कर दो दो, बचे 25, 25 10 35 तो 37, 25 आ गया। ठीक है, तो 25 राइट, 25, हाँ 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, तो 25 के साथ 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, 25 10 35, कितना आ गया 35, 35 इसमें होगा 35, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि वन फैक्टोरियल का निशान होता है साथियों, फैक्टोरियल, ठीक है, जो हमारा एक्सक्लेमेशन ऑफ का साइन दिखा गया है आपको यहाँ पर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इफ इसे गणित की भाषा में फैक्टोरियल कहते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम फैक्टोरियल का ऐसे देखें, वन, तो वन बराबर तो वन ही आ गया, ठीक है, अगर टू को देखें तो टू बराबर 2 × 1, दो एकम दो हो गया बराबर, दो एकम दो हो गया। तीन को देखें तो 3 × 2 × 1 बराबर 3 दूनी 6, ये फैक्टोरियल होता जा रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से चार देखें तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया इस तरीके से। तो अब हम वैसे 5 का जाएंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कि 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120, 120 इस तरीके से। अब हो क्या रहा है साथियों, ये जो है आपका 3 से देखो, 3 से यहाँ से 6 से डिवाइड हो जा रहे हैं सब, 6 से भाग चला जा रहा ना, नीचे सब में जाएगा 6 से भाग, इस 6 से गया यहाँ, 24 में भी 6 × 6 = 24, 120 में भी जाएगा, 6 दूनी 12, 20 × 6 = 120, और 6 से जो भी आएगा, लेकिन ऊपर की जो ये दो संख्याएं हैं इनमें भाग 6 का नहीं जा रहा। ठीक है, एक और दो में, मतलब 1 + 2 में नहीं जा रहा, तो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। तो अब पूछा जा रहा है को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमेशा क्या आ जाएगा इसका, रिमाइंडर 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 3 पदों के लिए कुल 7 अभ्यर्थी हैं, पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है, तो कितने प्रकार से जा सकता है कह रहा है ना। तो अगर हम 7 अभ्यर्थी हैं, कुल 7 7, और पदों का 3 पदों के लिए तो 7 × 6 और गुणा उसके बाद 5 हो जाएगा ये, 6 7 42, 42 पंजे, 42 पंजे, 5 × 10 की 0 से 15 21, 210, 210, ये देखो ऑप्शन डी, 210 इज द राइट आंसर। समझ गए ना आप। जैसे कि मान लो कि तीन तीन जो है आपका कुर्सियां हैं, ठीक है, 3 कुर्सियां हैं। अब इन तीनों को 3 पद मान लो आप, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद, यही तो बात ठीक है हमने। हम्म, हाँ, तो इन 3 पदों की बात की थी हमने, जरा से। हम्म, 1 2 और 3 पद, 1 2 3,
हमने 3 पदों की बात की साथियों, ठीक। अब ये 3 पद भरे जाने हैं 7 अभ्यर्थियों से। तो आपने क्या किया, एक पद भर दिया, ये कुर्सी भर दिया आपने। तो अब रह कितने गए, 6 लोग रह गए। साथियों से तो भर देना आपने, तो 6 रह गए। अब 6 से क्या किया आपने, दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए आपके पास 6 बचे थे, तो इस कुर्सी में एक और बैठा दिया आपने। अब रह गए आपके 5, ठीक है। तो 5 में से आपने क्या किया, तीसरी कुर्सी के लिए, तो उसमें कितने रह गए, 5। 5 में से एक आपने इसमें उठा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है, अब जो है हम कुल कितने तरीके हुए करके ये जानने के लिए क्या कर देते हैं, इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 7 × 6 × 5, ठीक है। तो हमारे टोटल तरीके निकल आएंगे कि किस किस तरीके से कितने पद में बैठ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 7 × 6 = 42, या 6 × 5 = 30 कर दो, 6 × 5 = 30 = 210। तो हमारा उत्तर आ रहा जो हमारा 210, 210 यहाँ पर ऑप्शन में है हमारे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि वृत्त के परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का अंतिम मान, व्यास का अंतिम बराबर तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा, ठीक। तो अब क्या करें, परिधि, यदि वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। ये कह रहा है का आंकिक मान बराबर हो किसके, व्यास के आंकिक मान से। तो व्यास को व्यास का अंकिक मान, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अंकिक मान, ठीक है, बराबर हो, तो बराबर हो तो 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये दोनों बराबर हैं, ये तो। अब तो व्यास का आंकिक मान कितना होगा कह रहा है, तो दोनों पक्षों में हम पाई को काट देते हैं, पाई को ये काट दिया, ये काट दिया, बचा कितना, इधर बचा 2 आर और इधर बचा आर स्क्वायर, यही हुआ, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों पदों में जो है यहाँ, दोनों पदों में आर से भाग देते हैं, तो क्या बचेगा, अगर आर से भाग देने पर, मान लो 2 पार, आपने इधर भी आर से भाग दे दिया, इधर भी आर से दे दिया, ठीक है। इसे हम r × r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आर से आर कट गया तो बचा 2, बराबर, ये था r × r, r/2 और आर, तो एक आर कट गया, बराबर एक आर बचा ना, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आर माने हो गया क्या, r 2 आ गया, हाँ साथियों। अब आर जो है हमारा 2 आ गया, तो आर माने रेडियस, रेडियस माने परिधि, ठीक है। अब बात कह रहा हूँ व्यास का आंकिक मान, तो रेडियस का दुगना होता है व्यास ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है ना। तो 2 आर, रेडियस हमारा आर बराबर कितना है, 2। तो आर बराबर 2 है, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायमीटर r × r, यानी कि 2 × 2 बराबर 4, कितना है, 7। 4 इज द राइट आंसर है, इसमें 4 इकाई देखो, सी 4 इकाई, समझ गए, ये हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि आयत की लंबाई को दोगुना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए, ठीक है, ये है, इसी को हमने ये करके ये कर दिया। हम्म, तो नई आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक। तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। अब नया आयत, हमने 1 मिनट से यहाँ पर ऐसे करते हैं, एरिया हो गया बराबर पहले वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरे वाले का क्या कह रहा हो, दो, और यदि आयत की लंबाई को दोगुना, ठीक है, तथा चौड़ाई को आधा किया जाए, तो जो नया आयत होगा हमारा, नया वाला रेक्टेंगल, वो क्या हो जाएगा, लंबाई को दोगुना, तो 2l हो जाएगा, ठीक है, 2l, और गुणा चौड़ाई को, यानी कि b/2, चौड़ाई को आधा कर दे रहा है b/2,
ठीक है, अब क्या है ये, 2L बरा गुणा B/2। टू से टू कट जा रहा है, टू से टू कट जा रहा है, बचा क्या, L/B। यानी कि जो हमारा पहला था, ये देखो, ये और ये सेम आ गए, तो कोई अंतर तो आ नहीं रहा इसमें ना। सही से वो कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो अंतर आया नहीं, सेम हो गया ना ये। तो सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसमें 0% चेंज आ रहा है। नए आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 0% बढ़ेगा, सेम रहेगा अगर प्रतिशत देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। ठीक है, एक घन है हमारे पास, और इस घन का जो है एक पृष्ठ का परिमाप, ठीक है, ये है। इसका एक पृष्ठ का परिमाप क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। परिमाप माने ये चीज है, इसके चारों ओर का ये। ठीक, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 है, तो 4 डिवाइडेड बाई, चार कोने ना, 1 2 3 4, चार से डिवाइड कर दो तो 4 पंजे 20। तो एक साइड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा हो, तो इसका आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कितना होता है घन का आयतन, L/B/H होता है ना, L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई अब क्योंकि लंबाई 5 है, गुणा चौड़ाई 5 है, और हाइट भी उसकी 5 है, यही तो हुआ। क्योंकि क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है जिसकी चारों ओर की भुजाएं स्क्वायर शेप्ड होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हुई, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 25 125। तो 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूब को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये है, ये है, देखो ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में यदि एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3, तो कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब कोण बी कहाँ लिखा है आपका, ये इसका मान निकालना है हमें, ठीक है, यहाँ पर निकालना है। अब अगर हम बात करते हैं कि 130 डिग्री दिया है ना, तो जो वाह्य कोण प्रमेय है हमारा, वाह्य कोण प्रमेय के अनुसार जो त्रिभुज का वाह्य कोण है, ठीक है, 130 डिग्री वाला ये वाह्य कोण, तो उसके दो विपरीत आंतरिक कोणों की योग के बराबर होता है। यानी कि ये प्लस ये, ठीक है, ये दोनों का योग कितना होगा, 130। ठीक, 130। अब हमें ये भी पता है कि 130, ये यहाँ पर ये 50 डिग्री है, क्यों, क्योंकि 130 डिग्री वाही कोण है, तो 180 डिग्री का कोण बनता था, तो 50 है। इतना तो पता है हमें, ये 50 डिग्री है, ठीक है, 180 होने के लिए। अब पूछा गया है क्या, कोण बी का मान, कोण बी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कोण C A D कितना है, आपका कोण CAD बराबर आपका कोण बी प्लस कोण सी, ये कहा था मैंने कि ये दोनों के बराबर है ये। ठीक है, तो अब कोण बी कहा गया जो प्रश्न में, वह है कोण बी इज टू कोण सी बराबर 2:3। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर कोण बी बराबर हम मान लेते हैं 2x, 2:3 दिया ना, तो x वैल्यू मान रहे हैं हम, तो 2x, तो कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 3x। अब ये भी हो गया, कोण बी बराबर 2x और कोण सी बराबर 3x। ठीक, तो इसलिए अब हमारा 2x प्लस 3x, यानी कि कोण बी और कोण बी, ये था ना कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण ए था। ठीक है, तो कोण ए, ना कोण ए नहीं, मतलब ये वाला एंगल 130,
130 डिग्री। तो यही है 2x + 3x ले लिया हमने, क्योंकि कोण बी को तो 2x मान लिया ऊपर हमने, ये देखो। और कोण सी को 3x मान लिया, तो 2x + 3x, ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, है ना। अब x और x जुड़ गया तो 3x और 2x हो गया 5x। 5x बराबर कितना हो रहा है, 130। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 130/5। 5 से 130 को डिवाइड करो, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 × 30, 26 डिग्री। 10, 5 × 30, हाँ, 26 डिग्री। तो कितना आया कोण बी का मान, नहीं, ये एक्स का मान कितना गया, 26 डिग्री, ठीक है। अब 1 मिनट में रबर का यूज करता हूँ। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 26 डिग्री। 26। अब कोण बी कह रहा है, कोण बी को हमने माना था 2x, ठीक है। 2x माना, तो एक्स तो आया हमारा 26। तो 2 × 26 = 52 डिग्री। 52 डिग्री आ गया कोण बी। कोण सी की बात करें तो 3x माना था, तो 3 × 26, तो 26 थी, 3 × 18, 3 × 1 = 78 डिग्री। 58 डिग्री और 78 डिग्री, क्या आ गया हमारा, 58 डिग्री और 78 डिग्री, यानी कि कोण बी जो है ये हमारा 58 डिग्री आ गया। और ये हमारा कितना आ रहा है, कितना आया था, 3, 26, 26 दिए 78 डिग्री। ये 26 दूनी 52, सॉरी, ये 26 दूनी 52 है, ये 52 डिग्री आ गया था ना। तो 52, 78 और 50 अगर जोड़ेंगे तो 180 निकलेगा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग जो है कितना आता है ट्रायंगल के, 180। तो 8 × 2 = 10, 50, 70, 50, 125, 120, 130 और पता 180, ठीक है, टोटल 180 आ गया। तो हमें पूछा क्या, कोण बी का मान 52 डिग्री। 52 डिग्री हमें यहाँ दिया होगा ऑप्शन में कहीं। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, कह रहा है एक वृत्त है, ठीक है साथियों। इस वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर कह रहा है, तथा इसकी एक जीवा की लंबाई, ये जीवा जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पर ये हमारा केंद्र मान लेते हैं, इसकी दूरी, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 10 तो ये आधे से काट देगा, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर इधर रहेगी, 5 इधर रह गई, ठीक है, 5 5 रह गई। जीवा के वृत्त की केंद्र से दूरी, अब इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा साथियों। देखो यहाँ से ये राइट एंगल बन जाता है, ठीक है। 5 और ये जीवा की लंबाई, त्रिज्या हमारी 13 दे रखी है, और इसे ए, इसे बी, इसे सी मान लेते हैं हम। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, AC² = AB² + BC² +BC²। AC² कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर। ए बी कितना है, जीवा ए निकालना है, तो जीवा हमें पता ही नहीं है, स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, वो 5 है, 5 का स्क्वायर। तो 13 13 जा 169 होता है, बराबर AB² प्लस 5 × 5 = 25। तो AB² निकालना, तो AB² को इधर रहने दो, एक इधर कर दो आपका, आपका 169 - 25, ठीक है। 169 - 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, इधर एक का एक, AB² हो गया आपका 144। अब 144 यहाँ हो गया, तो इस स्क्वायर का साइन हटा देते हैं, AB = √144 आ गया। 144 को अगर बाहर तोड़ेंगे तो AB = 12, 12 से 144 होता है, तो 12 आ गया। तो 12 इसका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। यहाँ पर ऑप्शन में होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा के वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी हो गई आपकी, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण से,
पहला है, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है? तो जो हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है साथी, उसके अनुसार जो है फ्लोराइड की स्वीकार्य सीमा कितनी है? 1.0 किलोग्राम प्रति लीटर। कितनी है? 1.0 ग्राम प्रति लीटर। लेकिन अ, जो हमारा वैकल्पिक स्रोत है उसके अभाव में, मानना जो भी पानी का स्रोत है वहाँ अगर ये फ्लोराइड्स की मात्रा बिल्कुल कम है, तो 1.5 मिलीग्राम जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो स्वीकार्य है। तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर कहाँ आ रहा है? ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और इससे जो है अगर मात्रा अधिक चली जाती है तो क्या होता है, दांतों को में मतलब दांतों की हड्डियों में जो एक फ्लोरोसिस नाम की डिजीज होती है, वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। दांतों में सड़न उत्पन्न होने लगती है और दिक्कतें आने लगती हैं कुल मिलाकर के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण क्या है साथियों? जीवाणु है। ठीक है, ये आप जानते हो हैजा किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? तो अदय अदय कहते हैं एस्बेस्टस को। ठीक है, ये एक प्राकृतिक खनिज है। स्फती जो है ये फेलिस्पर को कहते हैं, ये भी जो है एक प्राकृतिक खनिज है। फॉस्फेट भी एक प्राकृतिक खनिज है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है? एक रासायनिक तत्व है साथियों ना, जो कि गैस में वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, हमें पता ही नाइट्रोजन है ना। तो ठोस प्राकृतिक खनिज के रूप में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने से? बिल्कुल। स्थिरीकरण जीवाणु से, इसमें भी किया जाता है, उर्वरक से, सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, जल अधिनियम जो है 1974 में हुआ था। ठीक है। वायु अधिनियम 1981 में हुआ था। और उसके बाद जो है पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 में आया। और जो है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में लागू हुआ। तब सबसे पहला वो पूछा जा रहा है ना, प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो कौन सा हुआ? जल अधिनियम। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है पीपीएम में, पीपीपी में, डेसिबल्स में, या डॉप्सन इकाई में? तो डॉप्सन इकाई इज द राइट आंसर साथियों। जो हमारी ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। ठीक है। डॉप्सन इकाई क्या है? मतलब मेजरमेंट के लिए है, उसकी मोटाई नापने के लिए। बाकी पीपीएम की बात करें तो ये क्या है? पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो इसका उपयोग भी जो है प्रदूषण की सांद्रता नापने के लिए किया जाता है। पीपीबी का भी उपयोग उसी के लिए हो जाता है। ठीक है, ये मिलियन है, ये बिलियन है, बस अंतर इतना ही होता है। और डेसिबल्स हम देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन इकाई का ओजोन परत के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष 1986 में, 92 में, 84 में, 77 में? तो सबसे पहले अभी बताया था मैंने, अभी दो सवाल पहले, 1986 में किया गया था साथियों। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो इंटीग्रेटेड बाल विकास सेवा है ना, तो एक एकीकृत बाल विकास सेवा या समेकित बाल विकास सेवा इस कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? प्रतिरक्षा है, शायद जांच एवं सिफारिश सेवाएं, पूर्व स्कूल एवं अनुचित उपरोक्त सभी, सभी है, सही है साथियों। ठीक है। तो मतलब जो आईसीडीएस जो है, ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनके समग्र विकास के लिए डिजाइन की गई हुई एक सेवा है। ठीक है, जिसमें जो है टीकाकरण भी आता है। ठीक है, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं डॉक्टरी सेवाएं होती हैं। और इसके अलावा पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा भी होती है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो इसमें उपरोक्त सभी डी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएसओ 14,000 मानक संबंधित है। आईएसओ 14,000 मानक संबंधित है किससे? आईएसओ 14,000 मानक संबंधित किससे है? ये जो है यह संगठनों को उनके पर्यावरण प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड में, या हरी पत्तियों में, या जीवाश्म ईंधन में, या
बायोमास में। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ठीक है, ये सब जो है इसके वाहक है, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो है ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। और कृपया जो है चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, ताकि सभी साथी, हमारे अध्यापक साथी इसका फायदा उठा सकें। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पुनः रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो जो है आपके पास आ, यहाँ अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।